हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई सीएस यानी कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के सैंपल पेपर को। और ये सैंपल पेपर जो है वो ऑफिशियल सैंपल पेपर है हमारे सीबीएसई का, जो इन्होंने 2024-25 के लिए दिया है हमें। आप यहाँ देख सकते हैं 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए है कंप्यूटर साइंस, जिसका कोड है 083। तो आज हम ये करने वाले हैं कि इसको सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस बार के सैंपल पेपर ने सीबीएसई ने किस स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। टोटल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी होते हैं, सारे के सारे 37 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में जो हम करने वाले हैं, हमारा जो है वो टोटल 5 हमारा सेक्शन है पूरे पेपर्स में, ए बी सी डी और ई। और इस पार्टिकुलर वीडियो में जो सेक्शन हम कवर अप करने वाले हैं वो है सेक्शन ए। ऐसे ही बी सी डी ई कर लेंगे और लास्ट में सबको क्लब करके एक साथ डाल देंगे। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जैसा जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी और नहीं भी, सो क्लास 12th की बुक ऑलरेडी इन मार्केट, यानी कि 2024 में ये बुक मेरी लॉन्च हुई है। सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12th की बुक लॉन्च हुई है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इवन इट इज़ अवेलेबल इन koditup.in वेबसाइट, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको परचेज कीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लास 12th के ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वेरी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो प्लीज़ बाय इट एंड सपोर्ट मी। और साथ ही साथ इसके जो है वो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बनाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जो बच्चे देखो खुद से पढ़ सकते हैं वो आप खुद से पढ़ो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे गाइड चाहते हैं डायरेक्टली बाय मी, सो यू कैन ज्वाइन द डिफरेंट कोर्सेज जो हर पूरे साल कोर्सेज चलते रहते हैं। 2-3-4 बैचेस जरूर बनती हैं, डिपेंड करता है। और आप जो है उन बैचेस में इन्वॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ज़रूर ला सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द बैचेस। और एज अ न्यू कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च सीबीएसई सीएस क्लास 11th की भी बुक। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्लास 12 सेशन है आपका, और ये है कौन सा सैंपल पेपर, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, 24-25 सेशन के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 37 और 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, ए बी सी डी और ई। सेक्शन ए जो है इसमें आपको 21 क्वेश्चंस होंगे और 21 क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो याद रखिए, आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है वो। तो बेसिकली क्या है कि आपको पूरे के पूरे पेपर का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन मेरे हिसाब से जो है वो यही है 21, क्योंकि ये पूरे आपके सिलेबस का जो है एक तरह से क्या होगा, समरी होगा। तो आपको अगर आपने पूरा ध्यान से पढ़ा है तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन ए को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन ए को। और सेक्शन ए में आप देख सकते हैं 21 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का, इसलिए ये पूरा सेक्शन जो है वो 21 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मार्क्स भी है 1 मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सो दैट मींस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, राइट। फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा क्या हो सकता है, जैसे अभी आपके सामने ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी। नाउ कहता है स्टेटमेंट क्या है, द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो पाइथन का हमारा जो इंटरप्रेटर है वो लॉजिकल एरर्स को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, जब प्रोग्राम रन कर रहा हो उस समय हैंडल करता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा इंटरप्रेटर है या जो हमारा कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो होता है, ये दोनों के दोनों सिर्फ प्रोग्राम रन करने से पहले, यानी कि बिफोर रनिंग, प्रोग्राम रन होने से पहले आपके प्रोग्राम को चेक करते हैं सिंटैक्स एरर्स के लिए, सिमेंटिक्स एरर्स के लिए। लेकिन प्रोग्राम रन होने के बाद एरर्स को चेक नहीं किया सकता है। दैट कम्स अंडर द
परव्यू ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि वो काम क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो योर आंसर वुड बी दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नाउ आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये है आपको स्ट्रिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। पहला जो क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं जो था वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड था, यानी जो आपका चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग है उससे रिलेटेड था। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद स्ट्रिंग्स। क्या कहता है कि एक टेक्स्ट आपने बनाया और टेक्स्ट में आप कहते हैं पाइथन प्रोग्राम, ये पूरा टेक्स्ट आपने दिया है, स्ट्रिंग है ये, देखिए डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड। कहता है क्या कि टेक्स्ट को रिप्लेस करो, तो रिप्लेस एक फंक्शन होता है बच्चा, है ना। स्ट्रिंग्स में क्या है, एक रिप्लेस फंक्शन होता है जो रिप्लेस करता है क्या, इस टेक्स्ट को। तो इस टेक्स्ट में क्या है, पाइथन प्रोग्राम है, इसको रिप्लेस करेगा। क्या रिप्लेस करना है, तो पीवाई को रिप्लेस करना है, तो उसको जहां जहां पीवाई मिलेगा वहां वहां रिप्लेस करेगा। तो देखिए पीवाई तो यहां मिला, ये दोनों पीवाई मिला शुरू में, और कहीं पीवाई है नहीं, और कहीं पीवाई नहीं है। कहता है पीवाई को किससे रिप्लेस कर दीजिए, हैश से रिप्लेस कर दीजिए। तो जब इस पीवाई को हैश से रिप्लेस किया जाएगा तो यहां पे पीवाई के बदले क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, और THONPROGRAM। तो देखो हैश THONPROGRAM यही मिल गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है, ए इज सही, ए इज करेक्ट। तो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, मतलब किस टॉपिक से, इट इज फ्रॉम स्ट्रिंग्स। तो रिप्लेस क्या करता है, किसी दिए गए स्ट्रिंग को किसी नए दिए गए स्ट्रिंग से क्या करता है, रिप्लेस करता है एक मेन स्ट्रिंग में से, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। इन चारों को जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो किसमें फॉल्स आएगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए एंड का काम क्या है, एंड क्या कहता है, सब का सब जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा। और क्या कहता है, कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दूंगा, मतलब सारे के सारे गलत हैं। इसके लिए ऑल, आप एंड से क्या कर दीजिए ऑल, और को क्या कर दीजिएगा एनीवन, कोई एक बस, ठीक है। और नॉट क्या करता है, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देता है, और फॉल्स उसको ट्रू कर देता है, ये आप जानते होंगे। नाउ आइए देखिए यहां नॉट ट्रू है, तो नॉट ट्रू क्या बिकम बन जाएगा बताइए, नॉट ट्रू विल बिकम फॉल्स। फिर यहां क्या है एंड फिर यहां ये फॉल्स नहीं है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, बताइए क्या फाइनली रिप्रेजेंट करेगा। तो एंड क्या कहता है, सारे ट्रू होने चाहिए तब ट्रू दूंगा, नहीं तो फॉल्स दूंगा। तो यहां तो दोनों के दोनों फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या देने जा रहा है, फॉल्स देने जा रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। तो भैया यही है हमारा एक्सप्रेशन। अब चलिए ये एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया इवैल्यूएट करके, हमें सिर्फ जो ये अगर आपको आंसर चाहिए था तो ये तो ऑलरेडी मार्किंग स्कीम में भी है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस के साथ चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ कहता है ट्रू और फॉल्स, इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो ट्रू और फॉल्स, और क्या कहता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो तो काम चल जाएगा। तो एक ट्रू है ना, हाँ, तो ये क्या आपको आंसर देगा, इट विल गिव यू आंसर एज व्हाट, ट्रू, राइट। फिर यहां क्या कहता है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू को जब कंबाइन कीजिएगा, तो जब एंड कहता है सब सही होना चाहिए, तो फॉल्स है ना इसमें एक, हाँ, तो ये फॉल्स दिया। लेकिन फॉल्स के पहले क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये भी क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि नॉट क्या करता है, जो होता है आंसर उसको जस्ट अपोजिट कर देता है। फिर ये कहता है कि ट्रू एंड नॉट फॉल्स। अब देखिए एक चीज इसमें ये भी जानिए कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ है तो सबसे पहला काम क्या होगा, नॉट का होगा, उसके बाद एंड का होगा, उसके बाद और का होगा, ये प्रेसिडेंस, दिस इज द प्रेसिडेंस। तो देखिए पहले किसका काम होगा, नॉट फॉल्स का, तो नॉट फॉल्स से यहां क्या निकल के आ जाएगा बच्चा, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, ये भी क्या आंसर देगा, ट्रू देगा, यानी इस तीनों का आंसर जो है वो ट्रू है, सिर्फ इसका एक आंसर फॉल्स है, इसलिए हमारा ए जो है वो क्या होगा, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन कंट्री इक्वल टू इंटरनेशनल प्रिंट कंट्री डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है बच्चा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रिंग सेक्शन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रिंग से। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आप यूं कह सकते हो लिस्ट ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय गिवन कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय गिवन कैरेक्टर्स। मतलब कहता क्या है, अगर आपने कैरेक्टर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैंक स्पेस होता है, बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये ब्लैंक स्पेस लेता है। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर दिया है, इन दैट केस उसी कैरेक्टर को बेस मान के स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना। तो देखो कहता है क्या कि प्रिंट करो, तो यानी स्क्रीन में प्रिंट आउट आएगा, कंट्री को स्प्लिट करो, जहां जहां एन आया है वहां वहां से स्प्लिट करो। तो देखो इंटरनेशनल में पहले आई देखा आपने, उसको जैसे ही एन आया, यानी कि आई एक अलग अपना क्या बन गया, आई एक अपना अलग वर्ड बन गया, कॉमा, एन से स्प्लिट हुआ तो एन खत्म हो जाता है।
फिर टी ई आया, आर आया, फिर से एन आ गया, तो दूसरा जो वर्ड बना वो क्या बना, टी ई आर बना, तो एन, फिर ये क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर ए टी आई ओ बना, फिर उसके बाद एन आ गया, तो क्या हो गया, ए टी आई ओ बना, और फिर से एन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि एन स्प्लिटर है। और उसके बाद ए और एल, तो ठीक है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो ए और एल को क्या कर ले लिया जाएगा। अब जब आप इसको मैच करेंगे तो ए भी मैच कर रहा है और बी भी मैच कर रहा है, लेकिन देखिए ए में जो दे रहा है वो दे रहा है क्या, एज अ ट्यूपल, और जो बी में दे रहा है वो क्या दे रहा है, एज अ लिस्ट। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको क्या बताया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमें जो फॉर्मेट मिलता है वो क्या मिलता है, लिस्ट के फॉर्मेट में मिलता है। इसलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। राइट बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। आपको फिर से ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तीसरा क्वेश्चन है ये जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, यानी आपको जो 21 मार्क्स है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रिंग से पूछा जा रहा है, तो आपको स्ट्रिंग्स को ज्यादा अच्छा करना है। मैसेज इक्वल टू वर्ल्ड पीस। तो चलिए अगर मैं इसका जो है आपको दिखाऊं इंडेक्सिंग, WORLD स्पेस PEACE, वर्ल्ड पीस इंडेक्सिंग करने बच्चा, चलो करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। देखो बच्चा एक चीज याद रखना, कभी भी एग्जाम में ना कोई हड़बड़ी मत करना। आपके पास ना सीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में जो है वो गड़बड़ी करके आ जाएं। याद रखिएगा, होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी, इसलिए मत कीजिएगा। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप ढंग से पढ़ के गए हैं तो 1.5 घंटे से 2 घंटे से का पेपर होता है, उससे ज्यादा का पेपर होता ही नहीं है। सो यू कैन डू इट वेरी इजिली। सो मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो 100% करेक्ट कर रहे हैं, ना कि कोई गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो कहता क्या है कि ये क्या स्लाइसिंग है ना, देख रहे हो, मैसेज नाम के वेरिएबल में से ये स्लाइसिंग किया गया है। तो स्लाइसिंग में स्टार्ट वैल्यू क्या दिया है बच्चा, देखो स्टार्ट वैल्यू दिया है -2, है ना। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गया, -2, यानी कि हमें यहां से स्टार्ट करना है। हम कह सकते हैं कि हमें सी से स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट के बाद क्या होता है, एंड वैल्यू होता है। तो एंड में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब एक्सट्रैक्ट ऑल। जब एंड कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, -2 से स्टार्ट होते हुए सबको एक्सट्रैक्ट कर लो। और उसके बाद दिया हुआ है स्टेप वैल्यू, तो स्टेप वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो स्टेप वैल्यू इज -2, यानी हर बार 2 से घटो। तो -2 से घट के कहां जाएगा, -4 पे, -4 से घट के कहां जाएगा, -6 पे, -6 से -8 पे, -8 से -10 पे, खत्म। तो यही करेगा ना, -2 से निकालना आप शुरू करोगे, तो जब -2 निकालोगे तो पहले क्या निकलेगा, सी निकलेगा। फिर 2 से घट के यहां आओगे, फिर क्या निकलेगा, ई निकलेगा। फिर 2 से घट के यहां आओगे, फिर क्या निकलेगा, स्पेस निकलेगा। फिर 2 से घट के यहां आओगे तो क्या आएगा, एल निकलेगा। और फिर 2 से घट के आओगे यहां तो ओ निकलेगा। उसके बाद खत्म। तो CE स्पेस LO इज द आउटपुट। तो आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट इक्वल्स, और ये जो है उसको घेर दीजिएगा, मतलब इस तरीके से लिखिएगा कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ है CE के बाद स्पेस दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि स्पेस है, इसीलिए स्पेस थोड़ा सा या तो ज्यादा ही दीजिएगा, यहाँ पे ये डैश मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि यहां से हटा भी दूं तो CE और LO ठीक है चलेगा। राइट, तो ध्यान रखिएगा आपको कि एग्जामिनर को स्पेस पता चलना चाहिए कि स्पेस भी एक्सपेक्ट हुआ है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक ट्यूपल बनाता है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एक ट्यूपल 2 बनाता है और ट्यूपल 2 इक्वल टू ट्यूपल 1, यानी कि अगर हम कहें कि ट्यूपल 1 में जो था वो क्या था, 1 2 3 था ऑब्वियसली, तो ट्यूपल 2 में भी क्या आ गया, ट्यूपल 2 में भी आ गया सही वही सेम चीज 1 2 3, यानी कि ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 सेम वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं। कहता है ट्यूपल 1 इक्वल टू ट्यूपल 1 प्लस 4। देखो ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये तरीका होता है जब हम सिंगल एलिमेंट ट्यूपल बनाना चाहते हैं। ये क्या होता है, व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट ट्यूपल, यानी कि अगर हम सिंगल एलिमेंट ट्यूपल बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू 5 तो 5 तो इंटीजर हो गया ना। अगर हम ऐसे भी लिखें a इक्वल टू 5, ये भी इंटीजर ही हो गया। राइट, सो अगर हमें एक एलिमेंट का ट्यूपल बनाना है तो वी राइट लाइक दिस, a इक्वल टू 5 कॉमा, दिस कॉमा सेज कि हम इसमें और भी एलिमेंट डालने वाले थे लेकिन अभी फिलहाल एक ही है, तो टेक इट एज अ ट्यूपल। तो यह कहता है कि ट्यूपल 1 जो है वो देखो यहाँ पे ना एडिटिंग नहीं हो रहा है, ट्यूपल 1 कह रहा है ट्यूपल 1 इक्वल टू ट्यूपल 1 प्लस, यानी कि एक नया ट्यूपल 1 बनेगा, पुराना वाला खत्म हो जाएगा, जिसमें पुराने वाले एलिमेंट के साथ साथ ये प्लस इक्वल टू क्या कहता है,
इस स्टेटमेंट को अगर हम इलैबोरेट करें तो वो क्या होगा, ट्यूपल 1 इक्वल टू ट्यूपल 1 प्लस एक और एलिमेंट ट्यूपल का ऐड कर रहा है, तो ट्यूपल 1 जो है वो अपडेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगा एग्जैक्टली, नया ट्यूपल 1 बनेगा, 1 2 और 3 और क्या होगा 4 होगा। तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें तो वही रह गया 1 2 3। कहता है क्या कि ट्यूपल 1 बराबर है ट्यूपल 2 के। अब बताइए आप मुझको ये और ये आपको बराबर दिख रहा है, तो अगर दिख रहा है तो ट्रू कर दीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। और एरर नहीं आएगा, क्यों, हम ऐसा कुछ थोड़ी ना लिख रहे हैं कि ट्यूपल 1 इक्वल ट्यूपल 1 का सेकेंड इंडेक्स में 100 डाल दो, नहीं हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं। हम अगर अपडेट करते तो ये एरर होता, अगर हम अपडेट कर रहे होते किसी भी तरीके से डिलीट कर रहे होते कोई एलिमेंट को तो एरर होता। हम कह रहे एक नया ट्यूपल 1, क्योंकि जब आप लिखते हो a इक्वल टू 5 और फिर आप लिखते हो a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 जो होता है वो a में 5 चला गया, यहाँ पे a इक्वल टू 10 का मतलब ये हुआ कि a में 10 चला गया, यानी अपडेट कर दिया अपने वैल्यू को। यहाँ पे क्या कहता है, अपडेट हो ही नहीं सकता ट्यूपल, ये क्या होता है एक नया वेरिएबल ही बना लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी फॉल्स, गलत है, यानी ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ माई डिक्ट इज अ डिक्शनरी एज डिफाइंड बिलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रेज एन एक्सेप्शन। ओके, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक आ गया, ये हमारा आ गया अब एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये ट्यूपल से हो गया था पिछला बार। कहता है माई डिक्ट इक्वल टू एप्पल इंडेक्स है 10 वैल्यू है, बनाना इंडेक्स है, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, है ना। मैं बता रहा हूं, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं ना, और आप सारे वीडियो को जब आप एक साथ क्लब करके मैं दिखाऊंगा ना, तो आप देखना तब भी 3 घंटे नहीं होंगे एक्सप्लेनेशन के बाद भी। तो आपको तो बस आराम से जो है वो एग्जाम में बैठ के सिर्फ कर लेना, एक्सप्लेन थोड़ा ना करना मेरी तरह से। तो इसका मतलब ये है कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आराम से ऐसे ही बना के देखना। मेरा प्राइमरी मोटो ये है बच्चा कि थोड़ी सी भी जल्दीबाजी की वजह से आपकी नंबर ना कट जाए। 10 20 30 ये बना हमारा, इसका नाम क्या होगा, द नेम विल बी माई डिक्ट। ओके, सो नाउ क्या कहता है, माई डिक्ट डॉट गेट ऑरेंज, यानी कि गेट क्या होता है, व्हाट इज गेट, गेट इज अ फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या करता है, किसी दिए गए इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है वो देता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बनाना के टाइम में क्या वैल्यू है 20 है, तो माई डिक्ट डॉट गेट, यानी कि माई डिक्ट में से हम गेट कर रहे हैं कौन से इंडेक्स को, बनाना वाले इंडेक्स के वैल्यू को, तो इट इज 20 विल बी आंसर। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। फिर कहता है माई डिक्ट के एप्पल में 20 डाल दो, तो माई डिक्ट है, हाँ जी उसका एप्पल है, हाँ जी इसमें 20 डाल दो, ये भी सही है, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि माई डिक्ट को प्रिंट कर दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, ये भी प्रिंट कर देगा, प्रिंट ही तो करना है, प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये क्या है, एक्सेप्शन रेज करेगा, गलत है, इसका मतलब एक्सेप्शन रेज करेगा। क्या गलत है, कहता है माई डिक्ट का एप्पल भी प्रिंट करो और बनाना भी प्रिंट करो। तो भैया कैसे हो सकता है, एप्पल और बनाना कैसे प्रिंट हो सकते हैं, दोनों प्रिंट हो जाएंगे क्या, नहीं हो सकते दोनों एक साथ प्रिंट ना। एक बार में आप एक ही इंडेक्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो दिस विल रेज एन एक्सेप्शन, यानी दिस इज गोइंग टू रेज एन एक्सेप्शन व्हेन एग्जीक्यूटिंग, राइट। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है, व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स। तो अब आया ये लिस्ट की बारी, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया, देख रहे हैं सारा मिक्स हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लिस्ट से रिमूव करो और x वैल्यू को, देखो रिमूव फंक्शन जो होता है वो दिए गए वैल्यू को रिमूव करता है। और इसमें एक और चीज जानने वाली बात होती है कि जो x का फर्स्ट अकरेंस होता है, जो हमारे x का क्या होता है फर्स्ट अकरेंस होता है, उसी को ये रिमूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे लिस्ट में मान लो यहाँ 10 15 18 20 15 16 और 15 ही हैं, और मैं कहता हूं कि मान लो ये L1 है मेरा, मैं कहता हूं L1 डॉट रिमूव, सॉरी L1 क्या डॉट रिमूव। अगर मैं ये कहता हूं कि L1 से क्या करो, रिमूव करो, और क्या रिमूव करो, 15 को रिमूव करो, ठीक है। तो 15 जो यहां पे भी है, 15 जो है वो यहां पे भी है और यहां पे भी है, लेकिन रिमूव फंक्शन उस एलिमेंट को सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस से डिलीट करता है, तो यानी ये यहां से डिलीट होगा, आपका ये रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ये क्या है, लिस्ट रिमूव्स द एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स। नहीं भैया ये इंडेक्स नहीं होता, ये वैल्यू होता है। इंडेक्स के लिए कौन सा होता है, पॉप फंक्शन होता है, यानी कि अगर आप जब कोई वैल्यू नहीं दोगे तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, और जब कोई आप एलिमेंट दोगे, जब कोई वैल्यू दोगे तो उस समय वो उस इंडेक्स को डिलीट करेगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या कहता है, रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स फ्रॉम द लिस्ट। बिल्कुल सही बात है,
यही है ना, यानी वैल्यू x को क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है फ्रॉम द लिस्ट और फर्स्ट ऑकरेंस, ये भी इसने लिखा है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, कहता है इफ अ टेबल विच हैज 1 प्राइमरी की एंड 2 ऑल्टरनेट की, यानी कि कहता है कि एक प्राइमरी की है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, प्राइमरी की संख्या 1 है, और दूसरा कहता है कि ऑल्टरनेट की कितने हैं, तो देयर आर 2 ऑल्टरनेट कीज, तो 2 ऑल्टरनेट कीज हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट कीज विल दिस टेबल हैव, यानी कि इस टेबल में कितने कैंडिडेट कीज होंगे। तो देखो बच्चा, आपको अगर कैंडिडेट कीज की परिभाषा पता है तभी इसका जवाब आप दे सकते हो। ये जो है क्वेश्चन किससे है, ये क्वेश्चन MySQL टॉपिक से आपके, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कैंडिडेट कीज कितने हैं, तो देखो कैंडिडेट कीज किसे कहते हैं, किसी टेबल में, आप बहुत बड़ा टेबल ले लो, उस टेबल में जो है वो किन कॉलम्स को, किन फील्ड्स को आप प्राइमरी की बना सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं, राइट। यानी कि इन अ टेबल, आप मान लो बहुत बड़ा टेबल था, तो आपको लगा कि ये 3-4 जो है फील्ड ये प्राइमरी की हो सकते हैं, लेकिन जब आप और उसको स्टडी किए, डीप में स्टडी किए, तो आपको पता चला नहीं 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 नहीं, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही बनेगा, तो उसमें से एक बन जाता है प्राइमरी की और बाकी बन जाते हैं ऑल्टरनेट, यानी जो बच जाता है, जो बन गया, जैसे कि इलेक्शंस में बहुत लोग खड़े होते हैं, 10 लोग खड़े हुए, उसमें से कोई एक ही जीतता है ना, तो वो एक जो है वो क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, ऑल्टरनेट की हो गया। तो इस हिसाब से प्राइमरी की भी तो एक टाइम तक कॉन्टेस्ट कर रहा था, कैंडिडेट था, तो कैंडिडेट कीज का मतलब आप इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, यानी कि प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की, यानी टोटल कितने हो गए, 3 जो थे वो क्या थे, कैंडिडेट थे, 3 में से एक बन गया प्राइमरी की, इसलिए 2 क्या रह गए, ऑल्टरनेट की रह गए, ठीक है। सो 3 विल बी द राइट आंसर। कितने कैंडिडेट कीज थे, थोड़े टोटल 3 थे, जिसमें से एक बन गया प्राइमरी, बाकी रह गए ऑल्टरनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग, इनमें से जो है वो यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट आपको भरना है। कहता है एक फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, तो देखो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, राइट। आपको फाइल हैंडलिंग से ये क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन, आपको कहता है example.txt को आप ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, चलिए कर लेते हैं। फिर कहता है file.read 100, यानी कि आपने उस फाइल से, यानी कि इस फाइल हैंडल से जो किसको पॉइंट कर रहा है, example.txt को, उससे आपने 100 बाइट्स, शुरू के 100 बाइट्स को रीड कर लिया, ठीक है। तो अब आपका कर्सर कहां होगा, जो रीड कर रहा है वो कर्सर 100 बाइट्स के बाद होगा। उसके बाद ब्लैंक देता है और कहता है मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो देखो एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सीक फंक्शन, और एक फंक्शन होता है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन जो होता है वो आपके फाइल हैंडल का पोजीशन बताता है। ये क्या बताता है, फाइल हैंडल का पोजीशन बताता है कि आपका फाइल हैंडल एग्जैक्टली अभी कहां है। तो जैसे मैं अगर पूछता ना अभी यहाँ पे कि फाइल डॉट टेल, तो ये क्या करता, हमें बताता 100th पोजीशन पे है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मूव करना है फाइल पॉइंटर को टू द बिगिनिंग में, है ना। तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, शुरुआत कहां से होगी, 0 से होती है हमेशा। तो हमें अगर फाइल हैंडल के पोजीशन को सेट करना है तो हम सीक फंक्शन यूज करते हैं। सेट करना यानी सीक करना, एस से सेट, एस से सीक। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि फाइल डॉट सीक, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फाइल को सेट कर रहे हैं किस पोजीशन पे, 0 पे। क्यों लिखा हमने, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि आप उसको फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। 0 किसी फाइल का फर्स्ट पोजीशन होता है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन होता है। तो सीक फंक्शन को यूज करेंगे। आगे हमें कोई जरूरत ही नहीं देखने की, क्यों, क्योंकि हमारा तो यही था फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, एमसीक्यू बेस्ड भी है। नाउ 11th क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। यानी फाइनली ब्लॉक, अब ये भी क्वेश्चन किससे है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग और स्ट्रिंग कुछ ज्यादा ही प्रिय है, ध्यान रखने वाली बात है। नाउ कहता है फाइनली ब्लॉक is block in Python is executed only if no exception occurs in the try block। देखो आप पढ़ चुके हो आई होप, फिर भी मैं थोड़ा सा ज्यादा ही समझा देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो कभी अभी तक पढ़ाई नहीं किया हो तो वो भी समझ जाए। देखो हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में 4 कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई, ठीक है, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, है ना। ये 4 ब्लॉक से हमारा पूरा पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग चलता है। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड को रखते हैं जिस कोड में एरर आने की संभावना है, या यूं कहिए सारा का सारा कोड ही हम एक्सेप्ट ट्राई ब्लॉक में रखते हैं।
अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आता है, ठीक है, एरर आया, तो जब एरर आता है तो वो कहां जाता है, इट कम्स टू एक्सेप्ट ब्लॉक। अब कहता है एरर, और यहां लिख दिया मैंने यस, यानी कि एरर आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक में गया। अब एरर कि एरर जो है वो आया क्या, तो नो, एरर नहीं है। तो जब एरर नहीं होता है तो कौन सा ब्लॉक जाता है, वो एल्स ब्लॉक में जाता है। यानी कि ट्राई ब्लॉक में अगर एरर है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं है तो वो एल्स ब्लॉक में गया। फाइनली कहता है भैया कुछ भी हो जाए, एरर है तो भी मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, एरर नहीं है तो भी मैं एग्जीक्यूट होऊंगा ही होऊंगा। यानी फाइनली ब्लॉक में लिखी हुई चीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्राई ब्लॉक में एरर आया है या नहीं आया है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अब स्टेटमेंट पढ़िए ये समझने के बाद कि द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड, यानी फाइनली ब्लॉक जो है वो पाइथन का तब एग्जीक्यूट होता है ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन ट्राई ब्लॉक, जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के एक्सेप्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है। फाइनली को एक्सेप्शन है तो भी, नहीं है तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत जानकारी दी जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलिए c इक्वल टू 10, यानी हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये ग्लोबल c बना, ग्लोबल c नाम का वेरिएबल बना, उसमें 10 चला गया, ये पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। आपको पता है फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक उनको कॉल नहीं किया जाए, तो ये इट विल बिकम द सेकंड स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। ऐड फंक्शन कॉल हुआ, ये ऊपर गया, ऐड फंक्शन गया, जब कोई फंक्शन कॉल होता है सीधे अपने डेफिनेशन पे जाता है। यहां पे आते उसने लिखा ग्लोबल सी। ग्लोबल सी कहने का मतलब था कि वो कह रहा है कि ग्लोबली जो हमने सी नाम का वेरिएबल बनाया है उसी पे आपको काम करना है, इस फंक्शन के अंदर कोई नया सी नाम का वेरिएबल नहीं बनाना है ना। तो कहता है क्या, सी इक्वल टू सी प्लस 2, तो 10 था, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 2 से बढ़ाने पे। अब कहता है प्रिंट कर दो सी को, तो आउटपुट कहीं ना कहीं आउटपुट सेक्शन होगा ना बच्चा, उसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, सी की वैल्यू 12, और उसके बाद एंड इक्वल टू हैश, तो हैश प्रिंट हो गया। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, स्लैश एन, न्यू लाइन होता है, यानी कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी हर बार प्रिंट स्टेटमेंट नए लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। नाउ अब जब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो कोई फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वापस लौट के वहीं आता है जहां से उसको क्या किया गया था, कॉल किया गया था, यहां आया। फिर कहता है क्या, थर्ड c इक्वल टू 15, तो देखिए ये ग्लोबल सेक्शन ही है, ये जो फंक्शन का सेक्शन होता है ना बच्चा, वो होता है लोकल सेक्शन, और फंक्शन के सेक्शन को छोड़ के जितना भी सेक्शन होता है वो होता है ग्लोबल सेक्शन। तो ये भी ग्लोबल सेक्शन था, और यहां से लेके यहां तक ये सारा ग्लोबल सेक्शन है। तो जब आपने यहां कहा c इक्वल टू 15, तो ये ग्लोबल c में ही काम होगा, क्योंकि ये भी ग्लोबल था और ये सब भी ग्लोबल है, तो ग्लोबल सी में काम हुआ, तो 12 था, 12 से हट क्या हो गया, 15 हो गया। अब कहता है सी की वैल्यू को प्रिंट करो, तो 15 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर कहते हैं एंड इक्वल टू परसेंट, तो यहां पे एंड में क्या आ गया, परसेंट आ गया। अब देख लीजिए आंसर क्या है, 12 हैश 15%, तो सी इज द राइट आंसर। गॉट इट बच्चे बाटी। सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन। नाउ 13 क्वेश्चन क्या कहता है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट, नाउ दिस इज फ्रॉम माई एसक्यूएल सेगमेंट, है ना बच्चा। राइट एसक्यूएल कमांड दैट कैन चेंज द डिग्री ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशन। नाउ व्हाट इज डिग्री, सबसे पहले ये होगा कि डिग्री को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट कमांड नहीं होता है। अब आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। सो व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो जब डिग्री जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, और आपको मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है ना, इसमें एक दिया है स्टूडेंट का रोल फील्ड दिया है, एक नेम दिया है, और एक क्या दिया हुआ है, क्लास दिया है, कौन से क्लास में बच्चा पढ़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि इस टेबल की डिग्री क्या है, तो आप कह दोगे हाँ सर इस टेबल की डिग्री 3 है। क्यों 3 है भैया, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन। तो इसकी डिग्री चेंज करनी है, डिग्री चेंज कब होगी बताइए, या तो आपको ये कॉलम डिलीट कीजिए, या तो 2 करिए डिलीट, या तो कोई ऐड कीजिए। यानी कि आप या तो ऐड कीजिए कॉलम को, तो डिग्री 3 से 4 हो जाएगी, या तो डिलीट कीजिए 3 से 2 हो जाएगी। तो कभी भी जब हम या तो कॉलम ऐड करना चाहते हैं या तो कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड होता है, ऑल्टर कमांड होता है, क्योंकि यही वो कमांड है जो टेबल के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करने हैं उसके साथ डील करता है। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू द राइट आंसर। सो ऑल्टर टेबल कमांड, यानी ऑल्टर कमांड, बहुत लोग ऑल्टर भी लिखते हैं, बहुत लोग ऑल्टर टेबल भी लिखते हैं, दोनों में से आपको जो लिखना है लिखिए। इस कमांड को जो हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग
डिग्री को क्या करने के लिए, रिमूव मतलब चेंज करने के लिए। अब यही क्वेश्चन अगर डिग्री का ना हो कि अगर क्या होता कार्डिनैलिटी का होता, मान लीजिए द सेम क्वेश्चन कार्डिनैलिटी का होता कि राइट एसक्यूएल कमांड दैट कैन चेंज द कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज मतलब इसमें कुछ डेटा था, मान लीजिए एक रो था, इसमें 2 रो था। अब आपको आपसे जब मैं कार्डिनैलिटी पूछूं तो आप बोलोगे हाँ सर एक रो था और एक 2, टोटल कार्डिनैलिटी क्या है 2 है। तो अब अगर मुझे कार्डिनैलिटी को चेंज करना है तो या तो नया रो इंसर्ट करना होगा, या तो कोई एक नया जो पुराना रो है, जो एग्जिस्टिंग रो है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट कर दूंगा तो ये कार्डिनैलिटी 2 से 1 हो जाएगी, अगर ऐड कर दूंगा तो ये कार्डिनैलिटी 2 से 3 हो जाएगी। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, तो ऑब्वियसली इंसर्ट कमांड होता है अगर आप नया रो ऐड करना चाहते हो, और डिलीट कमांड होता है जब आप कोई एग्जिस्टिंग रो को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। सो इधर इंसर्ट और डिलीट कमांड विल चेंज द कार्डिनैलिटी। Got it? So this was the 13th question. Now coming to the 14th questions. Again this question is from MySQL section. ठीक है, कहता है what will be the output of the following query। कहता है select star from product, यानी कि डेटा रिट्रीव किया जाएगा। select कमांड का यूज क्या होता है, डेटा को रिट्रीव करना। where product name like app%, तो यानी कि ये क्या है एपीपी, देखो ये परसेंट और ये अंडरस्कोर, ये किसके लिए यूज होते हैं, दिस इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। इसका जो यूज होता है वो पैटर्न मैचिंग के लिए होता है, और पैटर्न मैचिंग का सबसे आसान तरीका यही होता है परसेंट यूज कर लो। तो ऐप परसेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐप और इसके बाद एक भी जीरो हो या इनफाइनाइट कैरेक्टर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ निकल के आएगा प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट का नाम स्टार्ट होना चाहिए एपीपी से। ठीक है, तो क्या कहता है डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एपीपी, ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो 14 का क्या होगा, एज होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल जिनका नाम एपीपी से स्टार्ट होता है शो कर देगा। एंड्स विद तो आएगा ही नहीं, एंड्स विद तो आएगा ही नहीं। फिर कहता है नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम्स स्टार्ट विथ एपीपी, नेम्स तो नहीं निकालने के लिए बोल रहा है। जब ये स्टार कह रहा है इसका मतलब डिटेल्स ऑफ ऑल, क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। तो देखिए ऑप्शंस भी आपको जो है ना बहुत रेयरली थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, है ना, तो ध्यान से आप क्वेश्चंस भी पढ़िएगा और उसके ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़िएगा। तो दिस वाज 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, क्या बात है, फिर से MySQL। तो स्ट्रिंग, MySQL और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये रॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर्ड इज पैडेड विद स्पेसेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। देखिए पैडेड मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती भर देना। तो आपको याद हो, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, सारा का सारा क्लास 12 का ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वैरकर एक डेटा टाइप होता है और एक कैर होता है ना। तो वैरकर क्या करता है, अगर आपने इसका साइज 10 माना है और इसमें राम स्टोर किया है, तो ये जो राम है 1 2 3 कैरेक्टर लिया, बाकी 7 स्पेस को जो बच जाते हैं उनको ये रिलीज कर देता है। कौन रिलीज कर देता है, वैरकर। लेकिन कैर भी मान लीजिए आपने 10 ही बनाया था और इसमें भी आपने राम ही डाला था, तो बाकी के 7 को ये रिलीज नहीं करता, उसमें जबरदस्ती ब्लैंक स्पेसेस को भर देता है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकर। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकर क्या है, तो यही आप अपने शब्दों में लिख देंगे। तो बाकी जो है सबको वो ब्लैंक स्पेसेस से जबरदस्ती भर देता है और 10 के 10 को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसीलिए यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो यही कह रहा है ना कि विच डेटा टाइप value stored in which data type the value stored in is padded with spaces to fit the specified length। फिट करने के लिए मतलब राम था और राम को जो है वो जबरदस्ती आगे क्या कर लिया, पैडिंग कर दिया, यानी स्पेस से भर दिया, यानी सारे के सारे मैं यूटिलाइज करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 यहां 10। ठीक है, तो कैर करता है ऐसा काम, जो है भयानक काम कैर करता है। इसीलिए मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से वैरकर ज्यादा अच्छा होता है कैर से। डिफरेंस, 2 डिफरेंस हो गया आपको। ठीक है, एक और डिफरेंस है कैर की प्रोसेसिंग फास्टर होती है वैरकर से। तो ये सब डिटेल में देखिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में मेरे यूट्यूब चैनल पे रखे हुए हैं। ठीक है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ। तो 2 चीजें देखो बच्चा, बेसिकली है क्या, आप लोग शायद जानते भी हो, बहुत लोग नहीं भी जानते हो कि आई हैव माई बुक ऑन क्लास 12 पाइथन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस की बुक मैंने लिखी हुई है। आई एम द ऑथर नाउ ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12, है ना। तो ये बुक जो है आप परचेज कर सकते हो, इसमें ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, कंप्लीट टेक्स्ट बुक है ये।
ठीक है। और ये अमेजन पे भी अवेलेबल है, अगर आप अमेजन पे भी सर्च करेंगे वहां पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे वहां पे भी ये बुक मेरी मिल जाएगी, और codeitup.in जो हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट से अगर लीजिएगा तो आपको हमेशा 20% का डिस्काउंट आपको बुक पे मिलेगा। इनसे डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मतलब आई हैव ऑलरेडी द बुक, आई हैव ऑलरेडी रिटन द बुक। आप इस बुक को खरीद सकते हो, इस बुक को खरीद के आप इन तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, आई शुड नॉट से, आप जाओ रिव्यूज देखो, यू विल फाइंड इट। और या तो खुद से पढ़ो, अगर खुद से पढ़ना चाहते हो बच्चा तो यू हैव ऑलरेडी यूट्यूब ट्यूटोरियल, सारे के सारे यूट्यूब में मैंने सारे ट्यूटोरियल डाले हैं, ठीक है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, होता है कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ टॉट स्टूडेंट है, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो टाइम टू टाइम क्लास 12 के बैचेस भी बनते रहते हैं, क्लास 12 के पेड बैचेस यानी कि बैचेस भी बनते रहते हैं। तो आप जो है वो यूट्यूब की कम्युनिटी विजिट करते रहो, है ना। यूट्यूब के वीडियोस मतलब जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में मैं डालते रहता हूँ, नए बैचेस के अनाउंसमेंट्स करते रहता हूँ, आप उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे भी पढ़ ही रहे हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which aggregate function can be used to find the cardinality। तो cardinality का मतलब क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ रोज। What is the meaning of cardinality? नंबर ऑफ रोज। तो कहता है which aggregate function, यानी इनमें से कौन से फंक्शन को यूज करके आप नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करने के लिए सम, तो सारे वैल्यूज का सम निकाल देगा किसी पर्टिकुलर कॉलम का। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना, है ना। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना। तो काउंट का मतलब जब होता है गिनती करना, तो ये क्या करेगा, ये गिनती करेगा, काउंटिंग करेगा। एक रो है, दो रो है, तीन रो है, तो काउंट फंक्शन एवरेज निकालेगा, मैक्स निकालेगा। तो ऑब्वियसली राइट आंसर वुड बी व्हाट, काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट्स टोटल नंबर ऑफ रोज, और टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो कौन सा फंक्शन काम हुआ, काउंट फंक्शन का काम हुआ, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन, नाउ इट इज फ्रॉम नेटवर्किंग। ये क्वेश्चन भी जो था वो MySQL से था, देख रहे हो MySQL से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ये क्वेश्चन हमारा किससे है, नेटवर्किंग से। कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक होता है P2P, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। PPP प्रोटोकॉल भी वही होता है, PPP का मतलब ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखो अगर आप इसको लिखोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, अगर इसको ऐसे लिखोगे आप तो PPP। कोई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, राइट। नाउ HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो बेसिकली सब कुछ समझा दिया मैंने। पहले हम जो यूज करते थे वो HTTP यूज करते थे, और अब जो हम यूज करते हैं वो HTTPS यूज करते हैं। पहले के जमाने में इंटरनेट पे जो है हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे, पैसे का लेन देन नहीं करते थे, कुछ ऑनलाइन परचेसिंग नहीं करते थे, तो उतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब धड़ल्ले से यूज किया जाता है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चाहिए ना, तो हमने SSL लगाया। SSL का मतलब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ये हमने लगाया, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। और जब हमने HTTP को SSL के फीचर के साथ जोड़ दिया तो HTTP और यहां से S लेके ये क्या बन गया, HTTPS। इसलिए याद रखिएगा कभी भी उस वेबसाइट पे काम मत कीजिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या कोई भी जो डेटा सेंसिटिव हो, HTTP पे कभी मत कीजिएगा, HTTPS होना चाहिए, S मतलब सिक्योर्ड है वो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट में फाइल्स को अगर ट्रांसफर करना हो तो स्पेसिफिकली जो होता है वो FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि HTTP जो है वो फाइल ट्रांसफर नहीं करता है, HTTPS फाइल ट्रांसफर नहीं करता, ये भी करता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फाइल ट्रांसफर की बात की जाए तो उसके लिए FTP इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच नेटवर्क डिवाइस, अगेन इट इज फ्रॉम नेटवर्किंग सेक्शन, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यानी कि दो नेटवर्क्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। दो नेटवर्क्स को आपको ऐड करना है और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो याद रखिएगा कभी भी गेटवे ही होता है जो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को ऐड ऑन करता है। तो गेटवे इज द राइट आंसर। नाउ व्हाई गेट, अब मान लो मुझे याद नहीं था, मुझे पता नहीं था। एक होता है ना बच्चा कि आपको जब चीजें पता होती हैं तो आप सेलेक्ट करते हो कि हाँ ये मेरा आंसर है। एक होता है जब आपको नहीं पता आंसर क्या है तो आप रिजेक्शन मेथड को यूज करते हो।
तो ये जो मैंने अभी किया, अभी करके जो आपको दिखाया वो बताया मैंने सिलेक्शन मेथड, कि मुझे पता था कि हाँ गेटवे ही होता है। लेकिन मान लीजिए मुझे गेटवे नहीं पता था, तो मैं रिजेक्शन मेथड यूज करूंगा। रिजेक्शन मेथड क्या होता है कि भैया मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या होता है भैया, मॉडेम जो होता है वो एक डिवाइस होता है जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूज होता है। तो क्या ये यूज होता है दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए? नहीं, ये इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं। स्विच क्या करता है, एक लाइन को, यानी कि हमारे पास जो एक इंटरनेट की लाइन है उसको मल्टीपल डिवाइसेस में ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। रिपीटर क्या करता है, यानी पॉइंट ए से लेकर अगर पॉइंट बी की दूरी जो है वो 100 मीटर्स या कहीं कहीं बुक में आपको 70 मीटर्स मिलेगा, इससे ज्यादा है तो सिग्नल वीक होने लगते हैं जब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते हैं, तो उनको रीस्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो ये तीनों तो होगा ही नहीं आंसर, जब ये तीनों नहीं होगा तो राइट आंसर विल बी व्हाट, बी। तो दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन मेथड। आप रिजेक्ट करके भी आंसर ला सकते हैं, तो एग्जाम में आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक क्या क्या होता है, एक होता है सर्किट स्विचिंग, फर्स्ट वन इज व्हाट सर्किट स्विचिंग, दूसरा इज व्हाट पैकेट स्विचिंग, एंड थर्ड इज व्हाट, पहला सर्किट, दूसरा पैकेट, और तीसरा इज व्हाट मैसेज स्विचिंग, राइट। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल। तो कहता है विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स। अब जब देखो, अगर आपको नहीं पता था ना कि ये सब जो है स्विचिंग क्या करता है, तो जब आपने ये पढ़ लिया ना कि स्मॉलर पैकेट्स में कन्वर्ट करने की बात करिए, तो पैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम कौन सा यूज करते हैं, पैकेट स्विचिंग का यूज करते हैं। सो अगर आप डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करके और बहुत छोटे छोटे पैकेट्स को अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए जो हमारा यूज होता है वो क्या यूज होता है, पैकेट स्विचिंग का यूज होता है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, ये तीनों फिर से एक बार मैं कहूंगा मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। बड़ा टॉपिक है इसलिए, वरना मैं इसको यहीं पे समझा देता। वैसे शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन लाइन की तरह काम करता है। टेलीफोन लाइन में अगर आपको याद हो कि क्या होता है, यहाँ से ट्रिंग ट्रिंग करते हैं, यानी पुराने जमाने में ट्रिंग ट्रिंग करते थे, वहां पे ट्रिंग ट्रिंग होती थी, ये फोन इन्होंने उठाया था, ट्रिंग ट्रिंग किया, इन्होंने जब घंटी बजी तो इन्होंने उठाया, इन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन क्रिएट हो जाती थी, है ना। और जब तक ये दोनों बातें कर रहे हैं ये लाइन बिजी रहती थी। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या कहता है कि एक बड़ा सा मैसेज है, इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है, आप क्या करोगे, हर एक को अलग अलग रूट से भेज सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही रूट से, जहां से भी आपको मिले, किधर से भी मिले, आप फाइनली इसको कहां तक पहुंचाओगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचाओगे। दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैकेट स्विचिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मैसेज स्विचिंग में कि पूरा का पूरा मैसेज, जैसे मान लीजिए मुझे यहां से ए से बी आना था, तो हो सकता है कि ए से बी आने से पहले आपको यहां आना पड़े, रूट डिसाइड जो रोड होता है वो रूट ऐसे डिसाइड होता, तो ये पूरा मैसेज ही उठ के यहां आता है, फिर ये पूरा मैसेज ही उठ के यहां आता है, फिर ये पूरा मैसेज ही उठ के यहां आता है, और फिर ये पूरा मैसेज उठ के यहां आता है। यानी सारा मैसेज जो है वो एक जगह इकट्ठा होता है, फिर आगे बढ़ता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि विच स्विचिंग टेक्निक वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, तो आप कह सकते हैं कि स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड पे जो काम करता है वो मैसेज स्विचिंग करता है। जबकि पैकेट स्विचिंग हो सकता है, पैकेट स्विचिंग में एक छोटा सा पैकेट यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, फिर यहां पहुंचा, दूसरा वाला यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां पहुंचा। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक जगह पहले इकट्ठा हो जाए उसके बाद आगे बढ़े, नहीं, कहीं से भी होते हुए तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो। This is the difference between packet switching and message switching. Now, दूसरा दो लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे assertion and reason से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। assertion and reason में दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपके आंसर इन चारों में से कोई एक होते हैं। कहता है क्या, पहला आंसर, यानी आंसर आप ए कब करोगे, जब दोनों बोथ ए, यानी ये ए यानी assertion और आर मतलब रीजन, ये दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। बी कब आंसर दोगे कि जब दोनों ट्रू हैं लेकिन आर का कोई एक्सप्लेनेशन से संबंध नहीं है, मतलब आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी कब आंसर दोगे, ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स, यानी असर्जन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। जबकि डी कब आंसर दोगे कि असर्जन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ध्यान से देना पड़ता है बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी से होते हैं। कुछ नहीं, देखते हैं क्या कहता है। असर्जन क्या कहता है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स मतलब ये कौन सा चैप्टर है बच्चा, ये फंक्शन चैप्टर। तो कहता है पोजिशनल आर्गुमेंट इन पाइथन मस्ट बी पास्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट सिस्टम है वो वही कहता है ना, व्हाट इज पोजिशनल आर्गुमेंट सिस्टम। तो पोजिशनल आर्गुमेंट सिस्टम ये कहता है कि अगर हमने यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल किया और ए और बी को पास किया, तो ऊपर कहीं ना कहीं हमें लिखा होगा डेफ
एड, मान लो x एंड y लिखते हैं यहाँ पे, और हम फिर यहाँ पे जो भी लिखें, तो पहला वाला किस में जाता है, पहले वाले में जाता है, दूसरा वाला वेरिएबल किस में जाता है, दूसरे वाले में जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये वही चीज लिखा हुआ है कि पोजिशनल आर्गुमेंट इन पाइथन फंक्शन मस्ट बी पास इन द एग्जैक्ट ऑर्डर। बिल्कुल, a जो है वो x में जाएगा, b जो है वो y में जाएगा। ये पहला सही हो गया, यानी कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम में आप ट्रू लिख लीजिएगा। उसके बाद रीजन पे आइए, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है। कैसा किस लिए बच्चा, तो यानी एजर्जन में जो आपने पढ़ा है वो ऐसा इसलिए है बिकॉज पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन खुद से करता है पाइथन का फंक्शन। कुछ भी, कोई भी काम कंप्यूटर खुद से करता है, बिल्कुल नहीं। तो यहां कहता है दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू, ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू वो हम करते हैं। तो यानी कि ये क्या है मेरा, दिस इज व्हाट, सॉरी फॉल्स, दिस इज व्हाट फॉल्स। तो यानी कि एजर्जन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। सो व्हाट विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए क्या कहता है, A select command in SQL can have both where clause and having clause। बिल्कुल सही बात है। select command में हमने where भी यूज किया था और having भी यूज किया था। अब what is the difference between where clause and what is the difference between having clause? वीडियो को पॉज करके सोचिए और फिर ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वही था या नहीं था। तो where जो होता है वो रो बाई रो, यानी सिंगल रो पे कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। यानी when you have to implement condition on a single row then you use where। जबकि having का मतलब क्या होता है, having का मतलब होता है when you have group of rows, यानी ग्रुप ऑफ रोज पे आपको जब कंडीशन लगाना है तो आप किसका यूज करते हैं, हैविंग। इसलिए इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि जहां पे भी हम ग्रुप बाई क्लॉज यूज करेंगे ना अपने माई एसक्यूएल के स्टेटमेंट में, तो ग्रुप बाई क्या करेगा, एक जैसे रोज को ग्रुप करेगा। तो एक जैसे रोज पे को ग्रुप कर दिया, मल्टीपल रोज हो गए, तो उस समय जब कंडीशन लगाना होगा तो हम किसका यूज करते हैं, हैविंग को यूज करते हैं। ठीक है। नाउ देखो ये सारे एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से। कहता कि एजर्जन अ सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज। बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू है। रीजन क्या करता है, वेयर एंड हैविंग क्लॉजेस आर यूज्ड टू चेक कंडीशंस, देयरफॉर दिस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन को ही चेक करते हैं, इसलिए हम कभी जब मन करे वेयर को यूज करेंगे और जब मन करे हैविंग को यूज करेंगे। भैया ऐसा कुछ थोड़ा ना होगा, अभी तो आपको बताया मैंने दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप जो है मल्टीपल ग्रुप ऑफ रोज पे वेयर यूज करोगे तो वो एरर देगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ रोज पे कंडीशन को इंप्लीमेंट वेयर कर ही नहीं सकता है, वो सिंगल रो पे करता है। तो इंटरचेंजेबली कैसे यूज होगा, ये भी फॉल्स हो गया। तो यानी कि क्या हो गया, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी दोनों का आंसर क्या है, सी है। सो दिस वाज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर 2024-25 सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर बाय सीबीएसई। और आई होप कि मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया बल्कि एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे से दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर्स ही हमें, यानी मुझे, पूरी टीम को प्रमोट करते हैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेते आने के लिए। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।